हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर। थोड़ा लेंथी है लेकिन अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम ये देख रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है, परंतु हमने ये भी देख लिया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उनका नाम है डीएनए स्ट्रक्चर। जिन साइंटिस्ट ने ये डीएनए मॉडल दिया था उनका नाम था, एक का नाम था वाटसन, सेकंड वाज क्रिक। एंड वाटसन एंड क्रिक, इनके अलावा और भी साइंटिस्ट थे जैसे कि एम वेल्किंस एंड और फ्रैंकलिन, रोज एलन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस वेल्किंस। इन साइंटिस्ट ने जो दरअसल हम कह सकते थे मिल के दरअसल ये प्रपोज किया था, लेकिन फिर इसके बाद इनको नोबेल प्राइज मिला, इन दोनों को नोबेल प्राइज। लेकिन इन दोनों ये शेयर इसके साथ भी किया, वेल्किंस के साथ। आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन के साथ क्यों नहीं किया, ये मर गया था पहले बिकॉज ऑफ कैंसर। इन्होंने जो दिया था इन्होंने दिया था क्रिस्टलोग्राफी और हम उसे कहते हैं एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन। ये इन दोनों ने प्रपोज किया था, इन दोनों ने मिलकर प्रपोज किया था। और वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल में किसके पोस्टुलेट किए, वो था हम इसे कहते हैं चिरगॉफ। चिरगॉफ ने एक रूल प्रपोज किया था विच नोन एज चिरगॉफ रूल। वो भी इनने अपने डीएनए का स्ट्रक्चर जो इन्होंने मॉडल प्रपोज किया था उसमें इस्तेमाल किया था। अब हम देखते हैं डीएनए दरअसल होता क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है। डीएनए आपको पता है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हम आगे देखेंगे क्या होता है, उससे पहले हम पॉलीमर को जानने की कोशिश करते हैं। पॉलीमर क्या होता है, when different monomer units combine together they form a polymer। एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये एक है, दो, तीन है, जब ये बहुत कंबाइन हो जाएंगे तो ये पॉलीमर बना देंगे। आई विल कोट हियर एन एग्जाम्पल। आपने सुना ही होगा ग्लूकोज के बारे में। when different glucose molecule combine they form starch, cellulose, etc। और आपने प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ट्रांसलेशन, उसमें देखा होगा ट्रांसलेशन में क्या होता है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं, अगर दो हो जाएं तो उसे हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। वो जब बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं हम इसे बोलते हैं पेप्टाइड चेन या पॉलीमर पेप्टाइड। पेप्टाइड चेन, ये चेन मिलकर क्या बनाती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाती है मिलके, दिस फॉर्म्स प्रोटीन। यहां एक एंजाइम होता है जो ट्रांसलेशन में आपको या आपने सुना ही होगा, जिसे हम कहते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, उसी की वजह से कंबाइन हो जाता है। यह आपको समझ आ गया पॉलीमर। पॉलीमर अब जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, गैदर हो जाएंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा डीएनए। डीएनए का पॉलीमर हमें सिंपली देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट उसी हम देखते हैं डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स दरअसल होती क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन जो होती है इट्स मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। It's made up of three components, 1, 2, and 3. The first component is pentose sugar. This is the first component. And the second is nitrogen bases. Nitrogen bases, pentose sugar, and the third one is phosphate radical. That is H3PO4. This is the whole composition of nucleotides. आपको कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, what's nucleotide? Nucleotide is actually composition of pentose sugar, nitrogen bases, and phosphate. When these all combine together, they form nucleotides, and when the different nucleotides combine together, they form DNA. लेकिन यहाँ और एक चीज जानने की हमें जरूरत है, वो ये है when only there is nitrogen base and pentose sugar, this is called a nucleoside.
दिस इज न्यूक्लियोसाइड. सो दिस इज न्यूक्लियोसाइड इज व्हाट्स न्यूक्लियोसाइड. अगर आपको ये क्वेश्चन है व्हाट्स न्यूक्लियोसाइड, यू कैन सिंपली आंसर दैट न्यूक्लियोसाइड इज अ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर. अब हमें यह भी पता हो गया कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है. न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए को बनाती हैं, लेकिन इतना ही हमें मालूम नहीं होना चाहिए. हमें बहुत इसके आगे जाना है. वो हम अब डीपली देखते हैं कि पेंटोज शुगर क्या होता है, ये कैसे होता है, एंड नाइट्रोजन बेसिस कैसी होती हैं, ये फॉस्फेट रेडिकल. वी विल नो इट अहेड. सो लेट्स सी फर्स्ट पेंटोज शुगर. पहले हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर को. पेंटोज शुगर क्या होती है दरअसल. पेंटोज शुगर का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है दैट्स समहाउ लाइक दिस. यहां क्या होता है, यहां होगा OH, here is H, there is OH, there is H, here is also OH, H, here is CH2, and here is also another OH. This is, and here is carbon, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, and this is 5th carbon. कभी भी ये काउंट मत करना. दिस ऑक्सीजन, दिस इज नॉट अ कार्बन, दिस इज 5th कार्बन. एंड हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पोजीशन फर्स्ट कार्बन की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, क्योंकि जब बॉन्डिंग होती है तो डिफरेंट काइंड्स के कार्बन इस्तेमाल होते हैं. फर्स्ट कार्बन अलग बॉन्डिंग करता है, फिफ्थ कार्बन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग करता है. ये हम आगे देखते हैं. इसे हम कहते हैं राइबोस. राइबोस क्यों कहते हैं, इसकी फॉर्मूला होगी C5. यहाँ पर C5, H इसमें 10 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10. C5, H10 एंड O कितने होंगे, 5, 1 2 3 4, and this is 5th. This is O5. This is the structure of ribose. Ribose simply कहाँ हमें मिलता है, that's present in RNA. So what's present in DNA? So in case of DNA, there is one lacking oxygen. This is in case of DNA. DNA को यहाँ पर एक ऑक्सीजन लेक होता है. So DNA का क्या फॉर्मूला होगा, कुछ ऐसे ही होगा. क्या होगा, C भी तो 5 होंगे अपने, H तो भी 10 अपने होंगे, लेकिन O4 होंगे. That is deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar, that's present in DNA. Why we call it deoxy? Because it lacks one oxygen. That's why we call it deoxy. As हमने पहले देखा होगा कि a virulent strain या virulent strain. A virulent means it lacks one strain. That's why it's called. जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेक होता है, that's why we call it deoxyribose nucleic acid. So deoxyribose sugar. ये तो हमें मालूम हो गया कि दिस इज पेंटोज शुगर. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप इज H3PO4. दिस इज फॉर्मूला H3PO4. एम्फीट्रिक होता है, एम्फीफोटरिक. अब हम क्या देखते हैं, हमें तो पता है फास्फोरस की वैलेंस 5 होगी, तो ये अपने जो सराउंडिंग में है 5 मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेगा. वो ऐसे होगा OH and here is also OH 1 2 3 4 5. This is H3PO4. This is the phosphate radical in aqueous solution. Phosphate radical. Now we have to know little about more. That's अब हम जानेंगे किसके बारे में. That's हमने पेंटोज शुगर भी देखा, हमने फॉस्फेट ग्रुप भी देखा. Now we will know about the nitrogen bases. Nitrogen bases. And so nitrogen's bases. एक्चुअली नाइट्रोजन बेसिस में जो हमें जानना है, दैट्स नाइट्रोजन बेस एक्चुअली 2 टाइप्स. कितनी किस्म की होती हैं, 2 टाइप्स. दैट्स प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. हमें तो पता है डीएनए की बेसिस ऐसे होती हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, एडेनिन. लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ आई रिकॉग्नाइज दैट विच अमंग दिस इज अ प्यूरिन एंड विच इज पायरिमिडीन. इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, दैट्स कट आलू गोभी. CUT मींस कट, A आलू, G मींस गोभी. कट आलू गोभी. लेकिन इसके बाद ये तो हमें पता होगा, ये तो सभी को मालूम होता है, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी होगी, इनमें से प्यूरिन कौन सा है, पायरिमिडीन कौन सा है. प्यूरिन कौन सा है, पायरिमिडीन कौन सा है. आपने तो पायरिमिड के स्ट्रक्चर के बारे में सुना ही होगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसका कुछ ऐसे ही फिगर है पायरिमिडीन की. पायरिमिडीन बड़ा वाला सा है. सो इन दोनों में से कौन सा बड़ा वाला है, दैट्स दिस वन. सो हम सिंपली वी कॉल दिस पायरिमिडीन. एंड जो छोटा वाला रह जाता है पीछे, हम तो इसे प्यूरिन फिर कहेंगे. दिस इज द सिंपल फार्मूला, जिससे हमें ये मालूम चल सकता है कि, और थोड़ी सी आपको भी मदद कर सकते हैं रिकॉग्नाइज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन इन एग्जाम. सो
प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स हम अभी स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद हमें इनके बारे में जो डिफरेंस है वो भी जरूरी जाननी होगी। पहले हम देखते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स हम देखते हैं प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। प्यूरिन्स जो होती है डबल रिंग्ड होती है, मीन्स एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे होगा। प्यूरिन जो है डबल रिंग्ड होती है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। दिस एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। लेकिन यहां क्या होगा प्यूरिन के केस में, प्यूरिन के केस में यहां एक नाइट्रोजन होगा और यहां भी एक नाइट्रोजन होगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। अब हम देखते हैं प्यूरिन में से यहां क्या होगा, यहां ऐसे डबल बॉन्ड होगा, या फिर डबल बॉन्ड होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा। और द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज इस नाइट्रोजन पे जो है एक इंपॉर्टेंट एच प्रेजेंट होगा, दैट्स 9th पोजीशन। हम इसकी जो नंबरिंग देते हैं इन केस ऑफ प्यूरिन दैट्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो हम ऐसे देंगे 1, नंबरिंग में इसके साथ इस पेन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9। ये तो हमें किसका स्ट्रक्चर मिल गया है प्यूरिन का, दैट विल बी ग्वानिन और एडेनिन। क्या चीज हमने देखी प्यूरिन में, हम क्या करते हैं डबल रिंग्ड होती है, एंटी जो क्लॉकवाइज है हम इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज है नंबरिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू आयुपैक, डबल रिंग्ड होती है ये। एंड इसके ऊपर जो प्यूरिन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दैट लोकेशन ऑफ नाइट्रोजन इज फर्स्ट, थर्ड, 7th, 9th। दिस इज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। यहां एक नाइट्रोजन है, यहां है, यहां है, यहां है। एंड द नाइट्रोजन 9th जो है इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो मैं आपको बता दूं। जब भी ये पेंटोज शुगर के साथ बॉन्डिंग करेगा, दैट्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो हमने देखा डीएनए के केस में, जब ये वहां पे बॉन्डिंग करेगा तो ये वाला 9th कार्बन जो है जो ये वाला पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो हम फिर भी देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड। और प्यूरिन्स में कौन कौन होती है, एडेनिन एंड ग्वानिन। अब हम इन केस ऑफ पायरामिडीन्स में देखते हैं। पायरामिडीन्स में क्या होगा, पायरामिडीन्स का स्ट्रक्चर सिंगल रिंग्ड होगा, पहले कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा ऐसे, फिर ये भी ऐसे, यहाँ एक नाइट्रोजन होगा, एंड इट्स लाइक दिस। दिस इज प्यूर पायरामिडीन। और क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड इस पोजीशन पर एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। लेकिन अब इस केस में हमें नंबरिंग कहां से करनी है, दैट्स क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। इंपॉर्टेंट थिंग हमने जो यहां देखी इसमें, अब इसमें देखते हैं इसमें जो नाइट्रोजन की पोजीशन है, दैट्स फर्स्ट एंड 5th पोजीशन। दिस इज पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। यहां ये पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन थी, एंड दिस इज डबल रिंग्ड, डबल रिंग्ड। दिस इज सिंगल रिंग्ड, सिंगल रिंग्ड। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज जो हमने यहां क्या दी, नंबरिंग, नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज, यहां नंबरिंग क्लॉकवाइज। यहां पे जो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में किन के साथ, जो पेंटोज शुगर के साथ हैं, पोजीशन 9th नाइट्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट, बॉन्डिंग विद किसके साथ, शुगर के साथ, डीऑक्सीराइबो शुगर या पेंटोज शुगर। इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट नाइट्रोजन पार्टिसिपेट बॉन्डिंग इन किसके साथ, बॉन्डिंग विद पेंटोज शुगर। ये हमें इतनी चीज मालूम हो गई। एडेनिन में हमने कौन कौन सा देखा था, साइटोसिन था, यूरासिल था एंड थायमिन था। इजी है, स्लोली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। इसमें ये 3 थी, इसमें 2 ही है,
ये भी एक डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। डबल एंटी पैरेलल बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये क्वेश्चन एक बार एम्स में आया था कि कौन सा पोजीशन वाला नाइट्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में करेगा डीएनए की न्यूक्लियोटाइड बनाने में इन केस ऑफ प्यूरिटी, दैट वाज 9th पोजीशन। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हमें ये देखना और भी डिफरेंस देखते हैं। जो ये है प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ मिलती है हमें, बोथ, दैट्स डीएनए एंड आरएनए। ये जो दोनों है दैट्स बोथ प्रेजेंट इन एडेनिन एंड गुआनिन, बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए, बट हियर समथिंग इज डिफरेंट। फर्स्ट हम देखते हैं साइटोसिन। द साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ। इसमें से आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है अमंग द पायरामिडीन्स कौन सा वो है जो ये बेस है वो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करती है बोथ डीएनए और आरएनए में, दैट इज साइटोसिन प्रेजेंट बोथ आरएनए एंड डीएनए, दैट इज साइटोसिन। एंड दिस यूरासिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, ये भी हमें पता होना चाहिए, एंड डीएनए प्रेजेंट इन, थायमिन ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। सिंपल सा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एडेनिन एंड गुआनिन that will be found in both DNA and RNA. Cytosine present in both among the pyrimidines. Cytosine is present in both DNA and RNA. And among pyrimidines, uracil is only found in RNA and thymine found in DNA. So हमने कुछ ऐसा देखा, DNA में क्या होगा, एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा, साइटोसिन भी होगा, थायमिन भी होगा। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए में क्या होगा, एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन तो मैंने पहले ही बोला T की जगह रिप्लेस हो जाएगा U। That is the structure of these nitrogenous bases, purines and pyrimidines. And मैंने जो आपके सिंगल क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है वो मैंने आपको साथ ही में रिपीट कर दिया कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और इन चीजों के मुताबिक आपको बहुत सतर्क रहना होगा। सो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हाउ द न्यूक्लियोटाइड टाइप इज फॉर्म्ड, हाउ द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसे बनती है। न्यूक्लियोटाइड हम देखते हैं, हमने तो सभी चीजों का स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनती है। न्यूक्लियोटाइड के लिए पहले हमने कुछ पेंटोस शुगर आपको दिखाया था, उसमें से हम डीएनए का स्ट्रक्चर अब पढ़ेंगे। मैं अब डीएनए वाली डीऑक्सीराइबोस बना दूंगा। यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसे देखा था। आई विल ड्रॉ हियर अ टेंटेटिव स्ट्रक्चर। मैं अब एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अब हमें बहुत पढ़ना है इसके बारे में। सो मैं यहाँ ओ पहले रखता हूँ या स्किप भी कर दूं, टेंटेटिव स्ट्रक्चर। So here हमने क्या रखा था, OH, here was H, here was only H, and here was H, here was OH, H, here was CH2, and here was OH. Important, ये तो हमने देखा। लेकिन ये चीज हमें मस्ट होनी चाहिए कि जो राइबोस शुगर है या डीएनए, इनके सब डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो वन ऑक्सीजन लेक होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट्स पोजीशन फर्स्ट टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, दैट्स पोजीशन सेकंड। लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है, कभी को पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसे बोल देगा आपको पोजीशन थर्ड पे होता है, लेक हो, ऑक्सीजन लेक हो, तो ये जो वाला पोजीशन थर्ड वाला ऑक्सीजन है ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। देयर इज ओनली ऑक्सीजन जो यहाँ प्रेजेंट होता है पोजीशन सेकंड पे, ये पार्टिसिपेट किसी भी बॉन्डिंग में नहीं करता, दैट्स व्हाई ये लेक होता है। यहां तक तो हमने देखा। अब डीएनए का स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ी होंगी, वो भी हम देखते हैं अभी। तो इसके बाद हम और एक स्ट्रक्चर ड्रा करते थे। हमने तो पेंटोस शुगर देखा, अब हम प्यूरिन्स में कोई सा लेते हैं या पायरामिडीन से, हम कोई पायरामिडीन से उठा लेते हैं कोई भी एक। हमने एग्जांपल थायमीन उठा लिया। थायमीन, दिस इज टेंटेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन ये चीज तो आपको मालूम होगी कि मैंने आपको कहा था देयर इज इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट एट दिस पोजीशन, ये तो आपको याद ही होगा। सो क्या होगा, व्हेनेवर देयर ऑकर्स अ बॉन्डिंग, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। जैसे हम केमिस्ट्री में रिएक्शन देखते हैं, कभी कभार ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, कभी कभार कोई गैस बाहर निकल जाता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, वन वाटर मॉलिक्यूल कम्स आउट। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहां से, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। दैट इज, अब ये स्ट्रक्चर दिखने में कुछ ऐसा बन जाएगा जब यहां से मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सो हियर बिकम्स अ बॉन्ड। आपको इस बॉन्ड का नाम पूछा जा सकता है। जब भी पेंटोस शुगर के साथ कोई भी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बेसिस बॉन्ड बनाती है, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिंपली इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बीटा एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या हम इसे कॉमनली क्या कहते हैं, इतना ही नाम जो है कॉमन कहते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम हम इसे क्या बोलते हैं? एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
जो पूरा नाम है इसका, दैट्स बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आपको समझ आ गया होगा, बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है पोजीशन फर्स्ट कार्बन के साथ बन जाता है, और जो नाइट्रोजन की पोजीशन होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस की पोजीशन होती है, इन केस ऑफ पायरामिडिन दैट्स फर्स्ट, एंड इन केस ऑफ प्यूरिन दैट्स नाइन्थ। ये भी हमने देख लिया, ये आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। लेकिन इसके अलावा हमने और एक चीज इसको ऐड करनी है, वो हमने इसे ऐड क्या करना है, दैट्स फॉस्फेट ग्रुप। हम अब इसको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। फॉस्फेट ग्रुप का मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया था, अगर आपको याद हो, यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ एक OH था, सो यहाँ भी एक OH था, और यहाँ भी एक OH था। ऐसे कुछ मैंने स्ट्रक्चर किया था फॉस्फेट ग्रुप का। अब फॉस्फेट ग्रुप में जब बॉन्डिंग होंगी, सो यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा। कैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा सिंपली। अब हम इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, लो मैंने इसे बाहर निकाल दिया। नाउ अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा। देखा आपने, ये बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप के साथ, मगर पोजीशन कितनी पे बना, 5th पोजीशन पे। फॉस्फेट ग्रुप ने जो बॉन्ड बनाया वो था 5th पोजीशन पे, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस ने बनाया था दैट वाज ऑन 1st पोजीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं जो ये जो बॉन्ड बन गया यहाँ पर, इस बॉन्ड का आप जो प्रदीप से या और कोई किताब उठा लो तो आप उसमें से देख लोगे क्या इस बॉन्ड का नाम दिया गया है, या ट्रूमैन की किताबें देख लो, इस बॉन्ड का नाम दिया गया है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, PHO, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन आपको आधी किताबें वो भी हैं जो इस बॉन्ड का कोई भी नाम नहीं देती हैं, कोई भी बॉन्ड इस बॉन्ड का नेम नहीं रखा है, ये तो आपको, लेकिन फिर भी किसी किताब ने लिखा है, हम यहाँ लिखते हैं, हमारा क्या जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसके बाद दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल nucleotide, not a nucleoside, because it contains nitrogen base, it contains phosphate group, it contains pentose sugar. That's we call it simply nucleotide. If यहाँ पे क्या होता था, if this phosphate group यहाँ पे unable होता तो हम सिंपली इसे कह सकते थे न्यूक्लियोसाइड। इतना जो स्ट्रक्चर है हम इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। दैट्स, मगर यहाँ इन केस ऑफ डीएनए में क्या है, हम इस वाला स्ट्रक्चर बना यहाँ फुल है, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब तो ये ठीक हो गया है, न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसके अलावा अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है अब तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगी, और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन दे फॉर्म वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वो तो हमको मालूम ही होगा। लेकिन अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग जो है, वो जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड बनता है वो अब बनेगा, जो एक न्यूक्लियोटाइड्स को, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े रखेगा। सो हम ऐसे ही कुछ फिर स्ट्रक्चर बना देते हैं, बड़ा वाला बना दे थोड़ा, या इस पोजीशन पे हमने क्या रख दिया था, इस पोजीशन पे कुछ ऐसा हमने नाइट्रोजन बेस रखना है, यहाँ पे कुछ ऐसा हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देयर इज 5th पोजीशन पे क्या रखा था, 5th पोजीशन में ऐसे ले जा सकता हूँ। फिर फॉस्फेट में ऐसे दिखा दूं, फॉस्फेट में सिंपली टेंटेटिव में ऐसे ड्रॉ करूंगा, हियर इज प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये भी हमें पता है, लेकिन यहाँ H बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन लेक है, वो भी तो हमें पता है। लेकिन अब यहाँ जो एक OH बॉन्ड था वो तो अभी ऐसे ही है, ये हमने देखा, ये यहाँ से तो एक ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर अभी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन किसके लिए भाई, जब इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, ये किसके लिए भाई, ये इसके लिए है क्योंकि इसको जो दो न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करना है, सो इसमें हमें मदद करेगा ये वाला ऑक्सीजन। सो हियर बिकम्स अ बॉन्ड, मैंने यहाँ भी ड्रा किया। सो बॉन्ड कैसे बन जाएगा, यहाँ पे तो आपने देखा CH2 था, अगर आपको याद होगा CH2, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन था। मैं पूरा स्ट्रक्चर अब ड्रा करता हूँ, ए से देखा था, फिर ए से देखा था, फॉस्फेट में ए से देखा था, यहाँ पे एक O प्रेजेंट था, OH था, यहाँ पे अभी भी एक OH था, जो ये O था इसने तो बॉन्ड बना दिया था। ये स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी तो एक ऑक्सीजन अभी प्रेजेंट है, ऐसे ही यहाँ भी तो एक ऑक्सीजन है। इन ऑक्सीजन के दरमियान अब एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, बन गया ना ऐसा वाला स्ट्रक्चर तो बन गया। दो न्यूक्लियोटाइड्स भी अब कंबाइन हो गई, लेकिन किस बॉन्ड के साथ कंबाइन हो गई, इस बॉन्ड का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट नाम है, हम इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर bond. This is an important bond between phosphate group and of one nucleotide to another nucleotide. यहाँ पे जो बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे है, यहाँ तो बॉन्ड बना कुछ ऐसा ही बना, लेकिन यहाँ एस्टर बना, यहाँ डाइएस्टर बना। ये चीज हमें
क्या है, ध्यान में रखनी है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये पेंटोज शुगर जो होता है पहली वाली न्यूक्लियोटाइड का, उसके कौन से कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, दैट्स पोजीशन थर्ड, तीसरी वाली पोजीशन जो है इसके साथ जो है ये पेंटोज शुगर का ये बॉन्ड बनेगा। यहां तो हमने अब देखा दो न्यूक्लियोटाइड हो गई, ऐसे ही बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गई, कंबाइन हो जाएंगी। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं अब डीएनए कैसे बना होगा, पोलरिटी वगैरह जो बाकी चीजें हैं, 3' 5' बाकी डीएनए की पिच देखते हैं, डीएनए का डायमीटर देखते हैं वगैरह, देख एंगल कितने होंगे न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेसिस के बीच, वो देखते हैं। चलो अब हम यहाँ फिर स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ ऐसा ही सिंपली स्ट्रक्चर में बना दूंगा। यहाँ पर यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, एक बॉन्ड। मिसाल मैं अब डीएनए बनाने जा रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्यूरिन या पायरामिडियंस की सभी बेस है, लेकिन इनके साथ डीएनए में ले जाऊंगा। डीएनए में पहले हम लिखते हैं सी होगा। यहां पे ए से क्या था, एक फॉस्फेट ग्रुप था, मालूम है ना, मालूम है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन की, लेकिन अभी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। ए से ए से ए से ए से और एक होगा, यहां अब हम रख देते हैं जी, चलो और एक, यहां पहले फॉस्फेट ग्रुप रखते हैं। यहां ए से जरूरी बनाना है, क्योंकि अब हम अगर कभी कभार हम मैं ऐसे स्ट्रक्चर दिखा दूं, वो तो फॉस्फेट फोर्थ वाले पोजीशन पे आ जाएगा ना, नहीं, हमें तो फिफ्थ पोजीशन पे रखना है ए से। यहां भी तो ए से एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, यहां एडेनिन रख देते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ लास्ट वाले बेस को मैं ड्रॉ करता हूं, यहाँ क्या होगा, थायमीन होगा, यहाँ भी फॉस्फेट ग्रुप होगा। लेकिन डीएनए में आपने मोस्टली क्या देखा होगा, अब इसके बाद हमने कुछ ऐसे बॉन्ड बना दिया था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो यहाँ भी तीसरी वाली पोजीशन है, ये इसके साथ बना देगी बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी हमको समझ में आ गया। सभी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको साथ साथ रिपीट किए। लेकिन इसके बाद हम डीएनए में एक चीज होती है जिसे हम पोलरिटी बोलते हैं। पोलरिटी जिस चीज से हम किसी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो ये पेन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी पोलरिटी हम इस साइड से नोट कर सकते हैं, क्योंकि दिस साइड हेल्प इन राइटिंग। अगर मैं इस साइड से लिखूं, ये तो नहीं लिखेगा, इसकी पोलरिटी नहीं है। अगर इस पेन में दोनों साइड ऐसे ही होते हैं, ये साइड भी ऐसे ही होता, ये साइड भी इस साइड के जैसा होता, मींस ये साइड और ये साइड सेम होते हैं, तो मैं इस पेन की जो है पोलरिटी है वो मैं बयान ही नहीं कर सकता इस पेन से, जिस साइड से हम लिख सकते हैं। इसी तरह डीएनए की जो हमें पोलरिटी है वो हम इस चीज से डिनोट कर सकते हैं। सिंपल है, 3' कहां से हमने सिंपली देखा कि डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं, 5' 3', फिर हमने ऐसे देखते हैं 3' 5'। लेकिन ये 3' 5' ये तो इजी नहीं है, ऐसे हम देखते हैं अब ये कैसे बनी होगी। इस फॉस्फेट पे हम क्या देखते हैं, यहां जो पोजीशन 5 थी, आपको पता है यहाँ एक कार्बन था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, 5वां कार्बन यहाँ था। वो जो इस फास्फोरस का बॉन्ड बना था वो इसके साथ बना था, 5वें वाले कार्बन के साथ। सो इसकी पोलरिटी हमें खुद ही मालूम चल गई, 5। इसकी पोलरिटी अब देखते हैं, ये तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, थर्ड वाला पोजीशन। यहाँ तो इसकी और जो न्यूक्लियोटाइड्स होगी, फिर साइटोसिन अगेन होगा, ऐसे एक पॉलीमर बन जाएगा, लंबी न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड बन जाएगी, दैट इज 3' पोलरिटी जिसकी होगी। सो यहाँ पे जो साइड हमें एंड मिलता है दैट्स 3'। इस चीज से हम डीएनए की जो है पोलरिटी चेक कर सकते हैं, डीएनए की पोलरिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन अब जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो इसकी अपोजिट होगी, क्योंकि आपने डीएनए का 3D स्ट्रक्चर देखा होगा। डीएनए कुछ ऐसा होता है, डीएनए कुछ ऐसा होता है, राइट हैंड फैशन होता है डीएनए ऐसे, जैसे आपने कभी कभार देखी होगी, पुली देखी होगी, जिसे हम सीडी कहते हैं, मोस्टली जो दुकानों में लगाई जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंड कर्ल करके होता है, वो हम देखेंगे। ऐसे ही जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो इस स्ट्रैंड की कंप्लीट अपोजिट होती है। क्यों कंप्लीट अपोजिट होती है, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि इस साइटोसिन को जो बॉन्ड बनाना है, ये साइटोसिन किसी और बेस के साथ इस साइड में बॉन्ड बनाएगा। वो हम देखते हैं किस साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था जिसे हम कहते हैं एवाइन-चिरलॉफ। मैंने आपको पहले ही कहा था, वाटसन एंड क्रिक ने जब ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो मॉडल है प्रपोज किया था, उससे पहले वाटसन एंड क्रिक ने मैं आपको बोल दिया था ये कि इन्होंने एवाइन-चिरलॉफ का जो ये रूल है वो भी इसमें फॉलो किया था, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या डाटा डिफ्रैक्शन हम जिसे कहते हैं वो भी इन्होंने इसमें फॉलो किया था। ये चीजें देखने के बाद एवाइन-चिरलॉफ ने सिंपली क्या कहता, इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर मैं यहाँ आपको टेम्परेरी ऐसे बता, इसने क्या कहा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरामिडीन्स। सिंपली इसका क्या कहना था, जो इस साइटोसिन है ये हमेशा गवानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो इनके अंदर बॉन्ड होंगे
तीन बॉन्ड होंगे। ये यहाँ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बनी होगी, साइटोसिन एंड गुआनिन। और फिर इसने क्या कहा था, जो ये एडेनिन है ये थाइमिन के साथ बॉन्ड बनेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनेगा, लेकिन इनके साथ जो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो दो होंगे, वो दो ही बॉन्ड होंगे। ये जिरगाफ ने कहा था। दैट्स व्हाई प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन। अलग हम देखते हैं। अब बॉन्ड बनाने के लिए यहां क्या होगा, इसी की वजह से ये जो स्ट्रैंड है दूसरी, इस स्ट्रैंड के अपोजिट होगी ऑब्वियसली। तो अब हम दूसरी स्ट्रैंड को जो है वो ड्रा करते हैं। अब ये जो दूसरी स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया था, अब यहां क्या होगा, पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, एंटीपर्लन है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा। डाउनवर्ड्स होंगे बी, इस साइड में होंगे अपोजिट। एंड यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन वाला कार्बन मैंने दिखाया था, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ, फॉस्फेट रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाना था, जिसे हम कहते थे सिंपली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, एंड यहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन। इसके बाद भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनमें भी ऐसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते जाएंगे। और जगह के हिसाब से यहाँ पे और भी कुछ चीजें बनेगी, जैसे सी जी के साथ बॉन्डिंग करेगा, जी सी पहले ही मैंने कहा था, एंड एडेनिन मेक्स बॉन्ड विद थाइमिन, थाइमिन एडेनिन। इनके बीच जो होंगे, हियर इज ट्रिपल बॉन्ड एंड हियर इज आल्सो अ ट्रिपल बॉन्ड, हियर इज डबल बॉन्ड, हियर इज डबल बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू जिरगाफ्स लॉ। ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन ये चीज अब जानने के बाद क्या होगा, इस चीज को हम अब क्या, यहां तक तो डीएनए का ये स्ट्रक्चर हो गया। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वाटसन ने क्रिक ने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं बी डीएनए। आपने ये भी पढ़ा था, जेड डीएनए भी है, सी ए डीएनए भी है, सी भी है, आदि बुक्स पे लिखा हुआ। लेकिन जो इन दोनों ने पढ़ा था वो था बी डीएनए। अब यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस होगी डीएनए की, फ्रॉम दिस टू दिस, मींस इस न्यूक्लियोटाइड से जब दो न्यूक्लियोटाइड से ऐसे कंबाइन होंगी, मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा। यहां से कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे, यहां पे भी कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे, यहां पे भी कुछ बॉन्ड होंगे, यहां से लेकर यहां तक, दैट्स दिस डिस्टेंस आई एम ड्राइंग हियर। ये डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इस मॉडल में कितनी होगी जो इन्होंने देखी थी, वो होगी 2 nm, 2 नैनोमीटर होगी। कितने नैनोमीटर होगी? 2 नैनोमीटर। इन इफ वी राइट इन एंगस्ट्रॉम इट विल बी 20 एंगस्ट्रॉम्स, 20 एंगस्ट्रॉम्स। ये चीज भी तो हमें मालूम हो गई अब, लेकिन लिख देते हैं 2 nm 20 एंगस्ट्रॉम। और जो ये फिर इन्होंने ऐसा 3D मॉडल है, इसमें जो ये आपको दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एज बॉन्ड्स। ये जो एक ये आपको दिख रही है ब्लैक कलर से ड्रॉ की हुई, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होगी, ऐसे ही डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगी, जो फिर यहां भी ये भी तो न्यूक्लियोटाइड होंगी, जो फिर इन दोनों ने मिलकर जो बनाया वो तो डीएनए हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखिए यहां तक तो हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को कुछ मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे यहां बॉन्ड्स होंगे ऐसे, बॉन्ड्स हो गए, ये भी तो आपको समझ आ गया। फिर यहां मैंने आपको पोलरिटी दिखाई थी पहले, यहां पे पोलरिटी कौन थी? 5 डैश। इस स्ट्रैंड की यहां कौन सी होगी? 3 डैश। फिर तो मैंने दूसरी स्ट्रैंड में वहां पे दिखाना भूल गया था, लेकिन उसकी ऑब्वियसली फिर पोलरिटी क्या होगी? 3 डैश। और इस साइड में क्या होगी फिर? 5 डैश। ये भी समझा गया। फिर मैंने आपको पहले बताया ये क्या है? आई बॉन्ड्स। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड चेन, जो है न्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो पूरा मिलके है ये हो गया बी डीएनए। ये तो आपको पता होगा बी डीएनए हम देख रहे हैं इस वक्त, मैं यहां भी लिख देता हूं बी डीएनए। इसके बाद जो हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस देखी थी वो 2 nm थी, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में कितनी थी? 20 एंगस्ट्रॉम थी, ये भी हमने देखा। इसके बाद इसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ये है, ये इंपॉर्टेंट हमें यहाँ नोट करना है, सीखना है। जो डीएनए में जो ये एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ी है, एक स्ट्रैंड, दैट्स दिस स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एच बॉन्ड्स। ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। 2 strands in DNA is connected by hydrogen bonds. 2 strands in DNA is connected by hydrogen bonds. लेकिन अब जो न्यूक्लियोटाइड्स थी
यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड्स होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड द टू न्यूक्लियोटाइड्स इन अ स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड। यहां मैंने क्या कहा था, टू स्ट्रैंड्स इन अ डीएनए इज कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टू न्यूक्लियोटाइड्स इन अ सिंगल, यहां मैंने दो पहले वाले में इस्तेमाल किया, अब मैं सिंगल स्ट्रैंड में जो बने होंगे वो कंबाइन होंगे, दीज आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पहले ही बता दिया, लेकिन ये आपको पूछा जा सकता है, इन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय व्हिच वन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और आपको ये भी पूछा जा सकता है, इन डीएनए टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये आपको जरूर याद रखना होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया भी है। अब क्या होगा, यहां पे आपको कुछ ऐसे ये ग्रुप दिखती है, शायद आपको दिखने में यहाँ ये जो स्ट्रैंड दिख रही है, आपको ये लग रहा होगा कि ये स्ट्रैंड जो है शायद इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे, या जो इसका डायमीटर या जो इसका एंगल है वो कम होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड पे दिखाने में ऐसा होगा। दरअसल 3D स्ट्रक्चर है। मैंने सी इट इन किसी, जब वॉटसन ने वोल्केनिज्म वगैरह ने देखा था, तो 3D वहां देखते हैं, वहां तो हमें पूरा दिखेगा कैसे होता है, जैसे हम यूजुअली इसे ऐसे ड्रा करते हैं। ये तो हमें मालूम हो गया। लेकिन अब जो ये यहाँ ये हमें ये दिखती है, ये ग्रुप ऐसे बैंड, इसको हम कहते हैं माइनर ग्रुप। एंड जो यहां ये बड़ी वाली ग्रुप दिखती है, ये इसे हम कहते हैं मेजर ग्रुप, मेजर एंड माइनर ग्रुप। याद रखा, सही बात है। लेकिन अब जो ये डीएनए लेंथ यहां से यहां तक कवर करेगा, एरिया कवर करेगा, जैसे आपने, मैंने पहले बताया, सीढ़ी देखते हैं आप, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, सो जब नीचे से इंसान ऊपर देखता है तो ऊपर तक एक राउंड जो है कंप्लीट करती है। इसी तरह इस स्ट्रैंड माइनर ग्रुप से मेजर ग्रुप तक एक जो है, इस दूसरे माइनर ग्रुप तक एक जो डिस्टेंस कवर करता है, इसे हम कहते हैं पिच ऑफ डीएनए। पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए क्या होगा, पिच ऑफ डीएनए इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव माइनर ग्रुप या मेजर ग्रुप। हम मेजर ग्रुप भी ले सकते हैं। इस मेजर ग्रुप से, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं थी, तो दूसरी मेजर ग्रुप होगी, वहां तक जो डिस्टेंस हम बनाएंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर और मेजर ग्रुप इज कॉल्ड द पिच ऑफ डीएनए। पिच ऑफ डीएनए, ये हमें समझ। पिच ऑफ डीएनए में कितनी बेस होगी, 10 बेस पेयर। बेसिस को हमें सिंपली डिनोट करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ यहाँ भी मैंने कनेक्ट दिखाई, इनको हम सिंपली कहते हैं बीपी। बीपी, दैट्स बेस पेयर्स। पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इस डिस्टेंस में डीएनए अपनी जो है लेंथ कवर करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पिच ऑफ डीएनए। पिच ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर्स होती हैं, ये भी तो हमको समझ में आ गया। और एक बात जो जाननी है, जो इस पिच में एंगल बनेगा ए से वो होगा 360 डिग्री। द एंगल इन पिच ऑफ डीएनए इज 360 डिग्री। लेकिन अब अगर हमें कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि अब भाई आपको तो पता है एंगल बिटवीन 10 बेस पेयर्स 360 और पिच ऑफ डीएनए कंटेन्स 360 डिग्री एंगल, सो इन 2 बेस पेयर्स इनमें कौन सा एंगल होगा, वो भी तो सिंपल हम देख सकते हैं। 360 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, वो हो जाएगा 60, 36। सो 36 इज एंगल बिटवीन 2 बेसेस या बेस पेयर्स। पेयर क्यों बोलते हैं, बेस हमेशा पेयर में होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पेयर, बेस पेयर। तो 2 बेस पेयर्स के बीच जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री। ये भी तो हमको समझ आ गया। जो यहां से यहां डीएनए अब कवर करेगा डिस्टेंस इस पिच से, द डिस्टेंस ऑफ पिच इज, या लेंथ ऑफ पिच, लेंथ ऑफ पिच इज, लेंथ ऑफ पिच कितनी होगी, पिच की जो लेंथ है, पिच की लेंथ होगी 3.4 nm। कितनी होगी, 34 nm। ये हम मोस्टली किताबों में पाया जा सकता है, लेकिन हम इसे नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। नैनोमीटर में भी लिखना सिंपल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नैनोमीटर में हो जाएगा ये फिर 34 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द लेंथ ऑफ पिच, दैट्स लेंथ फ्रॉम one minor group to another minor group length, that is 3.4 nm और 34 angstrom। अब अगर यहां भी यहां की तरह क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो 2 बेस पेयर्स हैं, इनके बीच जो एंगल होगा, ये डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी, वो भी तो सिंपल है, हम वो भी देख सकते हैं। वो किस तरह देख सकते हैं, वो हम ऐसे देख सकते हैं, कितनी थी, 3.4 थी, बेसिस 10 थी, तो ये आ जाएगा 0.34 एंगस्ट्रॉम में। अगर हम लें एंगस्ट्रॉम में, फिर ये कुछ ऐसे आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम परहैप्स, ये खुद किताब से देखें, पूरा पता नहीं, 3.4 एंगस्ट्रॉम शायद आ जाएगा। द डिस्टेंस लेंथ ऑफ 2 बेस पेयर्स, यहां भी क्या होगी, इन एंगस्ट्रॉम। ये चीजें तो हमने सभी देखी, ये चीजें आपको एक एक करके याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, आपने डिस्टेंस देखी, यहाँ की जो ऐसे डिस्टेंस है एंगस्ट्रॉम में भी देखी, सब कुछ देखा। इसके बाद जो है
डीएनए में अब हम थोड़ा बहुत और डीएनए के बारे में जान लेते हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, उनके बारे में अब मैं थोड़ा सा यहाँ उनके बारे में कुछ ड्रा करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ। सो मैंने यहाँ कुछ छोटा छोटा लिख दिया है बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए के बारे में। बी डीएनए के बारे में हमने मोस्टली देखा कि कैरेक्टर हम देखते हैं, पहले हेलिक्स डायरेक्शन, बेसिस देखते हैं, विड्थ या डायमीटर देखते हैं। पहले जो ए डीएनए है वो तो राइट हैंड है, बी डीएनए भी सेम राइट हैंड है, वो तो हमने देखा, एंड लेफ्ट हैंड इज ओनली जेड डीएनए। Among the following DNA, which among the following DNA has left-handed direction? That is this Z DNA, Z DNA. वाटसन एंड क्रिक ने जो पढ़ा था बी डीएनए लेफ्ट राइट हैंडेड होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है या आया भी है। बेसिस इसमें तो हमने देखी पहले 10 बेस पेयर्स है, इसमें 11 है, इसमें 12 है। लेकिन अब हमें अगर कुछ और मालूमात जाननी हो इन डीएनए के बारे में, देखिए एग्जाम्पल हमें ए डीएनए के बारे में पूछा जा सकता है, बताओ इसमें जो अगर एंगल इतना है, एग्जाम्पल 360 डिग्री या कुछ, तो जो इसके बिटवीन दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान कितना एंगल होगा, तो हम सिंपली जहां वहां एंगल बनता होगा उसको डिवाइड बाय 11 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने देखा था 36 आ गया था, 36 डिस्टेंस आ गई थी, यहाँ भी हम ऐसे 12 डिवाइड कर देंगे। अब विड्थ डायमीटर बी का हमने देखा था 2 nm आया था हमें पहले, या हम इसे 20 एंगस्ट्रॉन लिख डाला, वहां पे हमने देखा। तो यहाँ हम ए डीएनए की जो होती है 20 एंगस्ट्रॉन है, 18 इसकी जो जेड डीएनए की 18 होती है। ये सभी था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।